हेलो, गुड इवनिंग। जो लोग अपने दोस्तों को ये क्लास का लिंक देना चाहते हैं, वो लोग अपने दोस्तों को क्लास का लिंक दे दीजिए। और ये हमारा मॉड्यूल डी जो है पिछली क्लास से शुरू हो चुका था। हमने कॉन्ट्रैक्ट वाले 3 यूनिट, एक कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक्स है वो क्लियर किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लियर किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर किया। अब हम बढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो जितने भी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं का जो लीगल पॉइंट है, लीगल एस्पेक्ट है, उसको हम इन क्लासेस में कवर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट से आगे भी जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें। और डी मॉड्यूल को लगभग पूरा, और कुछ सी मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। वैसे ए बी सी मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल ऑलमोस्ट हमारे एक राउंड हो चुके हैं। जो लोग जूम लाइव क्लास पर हैं उन्हें पता है, और यूट्यूब पर भी जो बीच बीच में देखते रहते हैं उनको भी मालूम होगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 44 है बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के तो सारे फीचर्स रहेंगे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बेलमेंट वाली बात भी आ जाती है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बेलमेंट क्या होता है सबसे पहले उसे समझिए। ठीक है, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। कि भाई ये सामान मैं आपको दे रहा हूं, उसका कोई पर्पज है। व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, पूरा हो जाए, द गुड्स आर टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो सामान दे रहा है उसने कहा है कि इतनी तारीख के बाद इसको आप सेल कर देना, या ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको सेल कर दीजिए। तो अगर वो काम हो जाएगा तो भी, और या जो टाइम है उसके बाद वापस। ठीक है, पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। तो जो व्यक्ति सामान दे रहा है वो बेलर, और जिसको दिया जाता है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो बैंक की बात करते हैं। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। मीन्स बैंक को कोई सामान देना है तो इसका मतलब यह है कि उसको पोजीशन देना है, उसका उसका पोजीशन देना है, और एनी अदर पर्सन। तो या तो वो क्या करेगा, कोई भी बंदा, उन्होंने कहा डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन। कोई ऐसा काम करना जिससे वो वस्तु उसके पोजीशन में आ जाए, और वो किसको मिल जाए, इंटेंडेड बेली को मिल जाए, और या किसी और अथराइज को उसके बिहाफ पर मिल जाए। ठीक है, वी कम अक्रॉस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ in case of pledge facilities granted to borrowers including pledge of jewelry articles. Also, when we take over the assets of a defaulting borrower in our effort to recover। तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी लोन लेने वाले ने गोल्ड को प्लेज किया हुआ है, तो वो गुड्स है, प्लेज क्या है, गुड्स है, उसको हमने रखा हुआ है। या हमने, वो बोरोवर लोन नहीं दे रहा था, उसका वो सामान जो हमने अपने किसी भी चार्जेस से उसको कवर किया हुआ था, उसको हम ले लें अपने कब्जे में और उसको सेल कराएं, तो वो भी बेलमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट, व्हेन वन पर्सन डिलीवर्स टू अनदर certain goods to be used for a certain purpose, the contract is known as the contract of bailment. Here the contract will specify the time for which the goods will remain। तो यहाँ पर एक क्या टाइम स्पेसिफाई भी हो सकता है। ऑल्सो द पर्सन हु गिव्स द गुड्स कैन डायरेक्ट, और वो या तो रिटर्न करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है आफ्टर द रिक्वेस्टेड टाइम, और उसको डिस्पोज करने को। तो ये चीज हो गई। द ऑब्लिगेशन ऑफ द बेली, ऑफ ए बेली, बेली मीन्स यहाँ पर यूज किया हुआ है बैंक को, इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन arises only from the contract of bail। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं करेंगे तब तक ये जो बेलमेंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इफ माइनस प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड विद ए इन पर्पज द कोर्ट ऑर्डर बाय बी,
the minor's guardian, it cannot be said that it is the case of bailment as there does not exist a contextual relation. अब इसमें बोला हुआ है, कई बार क्या होता है कोर्ट के ऑर्डर में, हमने कहा इन परसुएंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर बाय बी, उसने कहा बी ने कुछ सामान ए को दिया, लेकिन ऐसा कोर्ट ने कहा था तब दिया, तो वो कहता है कि जो उसका माइनर का गार्जियन है उस कंडीशन में वो बेलमेंट का केस नहीं होगा। और उसमें क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उसको ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट करना और बेलमेंट करने में क्या होगा? मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक कैन बी क्रिएटेड टू बी क्रिएटेड द अकाउंट द पर्सन मेकिंग पेमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द केस ऑफ बेलमेंट। तो मनी डिपॉजिटेड का और बेलमेंट ऑफ गुड्स का आपस में कोई भी इक्वल्स नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट बेलमेंट देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड, पहला पॉइंट है। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिलीवरी का और रिटर्न का। द एसेंस ऑफ द बेलमेंट इज पोजीशन, और पोजीशन में होना चाहिए। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड ऑफ द ड्यू डेट, वो उससे पहले भी चाहे तो वापस कर सकता है चीजों को, वो कंडीशन रहेगी किस कंडीशन में वापस कर। बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली, तो बैंक को कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं अगर आप कुछ सामान दे रहे हैं, तो क्या बोलता है? बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स। उसमें जैसे मान लिया उसने कोई फल दिए, उसको फ्रूट्स दिए, तो बता देगा 10 दिन में खराब हो जाएंगे, तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, और वो सारी वो जानकारी देनी पड़ेगी जिसको बेलर को मालूम है, जो जानकारी है। एंड विच मटेरियली इंटरफेयर द यूज ऑफ देम, और एक्सपोज टू द बेली एक्स्ट्रा, और जिससे उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो जाए। तो यहाँ पर कि उसको यूज करने के मटेरियल इंटरफेयर कुछ करना पड़ता है वो चीज, या जिसको बेलर जानता है, या उसको रिस्क हो सकता है बैंक वाले को या बेली को, तो वो बताना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, तो बेली को जो भी डैमेज होगी उसको बेलर को देनी पड़ेगी अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for any damage, whether he was aware of the existence of such faults in the goods bailed or not. Instruction: a land a horse which he know to be vicious, to be, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। He does not disclose, और घोड़ा भाग जाता है, तो उससे क्या उसे चोट लग जाती है, तो ए रिस्पॉन्सिबल होगा। ए हायर्स द कैरेज टू बी, कैरेज अनसेफ, और वो अवेयर नहीं है, अगर उसको दुर्घटना हो जाती है तो उसको पे। बेली टू टेक केयर ऑफ, अब बेली बैंक की भी जिम्मेदारी बना दी उसने कि जब सामान ले रहा है तो उसको टेक केयर करेगा, बाउंड टू टेक केयर। लेकिन वो बाउंड टू टेक केयर वो नॉर्मल कंडीशन में करेगा जब तक वो एक्स्ट्रा कंडीशन वो बता नहीं देता कि भैया इसके लिए ये ध्यान रखना कि ये हमारी गाय है, इसको आप रख लो, ये जो खाना खाएगी वो ये वाली घास खाएगी, पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रॉयशन ऑफ द थिंग बेल टू टेक्स इट। तो अगर कई बार क्या होता है, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात नहीं बताई गई है तब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो बेलर को, यानी जिसने सामान रखा है, उसको बताना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ बेली डज नॉट एनीथिंग डिफरेंट और इनकंसिस्टेंट विद व्हाट वाज सपोज्ड टू बी, मींस कुछ ऐसी चीजें जो डिफरेंटली उसे करनी थी, वो उसके बारे में उसको जानकारी कुछ नहीं है, द बेलर कैन डिमांड दैट द बेली मस्ट पे द डैमेज सफर्ड एज द रिजल्ट ऑफ दिस। मींस उसने कहा कि जब बेलर डज एनीथिंग डिफरेंट, और बेलर कुछ ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई काम बेली कर दे, बैंक कर दे, जैसे मान लिया कुछ सामान लिया, उसने उठा के पटक दिया और टूट गया, तो बैंक वाला कहेगा जी आपने बताया नहीं था कि इसे फेंकना नहीं है। तो एक कॉमन सेंस में अगर उसने वो गलती करी है तो उसको कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of the bailor if bailey does any act
विद रिगार्ड टू गुड विल, मतलब कभी अगर बैंक कोई ऐसा काम कर दे जो उन सामान के साथ नहीं करना चाहिए था, इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, जो बेलमेंट की कंडीशन में से इनकंसिस्टेंट है, मतलब वैसी नहीं, जैसा लिखा था उससे अलावा कुछ कर रहा है, तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है। इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ गुड बिल्ड, अब क्या है, आपने कोई सामान दिया उसका इस्तेमाल कर रहा है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग कंडीशन में नहीं था ऐसा, ही इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन, उस सामान का प्रयोग करने से जो भी डैमेज हुई है, अर्निंग हुई है, वो उसको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे उसने कहा कि हॉर्स दिया राइडिंग ओनली के लिए, अब उसमें क्या हुआ, विथ केयर हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड हॉर्स इज इंजर्ड, बी इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन, तो उसने कहा कि अपनी राइडिंग के लिए देना था, लेकिन उसने क्या करा, अपने किसी फैमिली मेंबर की राइडिंग करा दी और नुकसान हो गया तो नहीं देगा। ए हायर्स फ्रॉम ए हॉर्स हायर्स ए हॉर्स इन मुंबई फ्रॉम बी टू गो, लोनावाला जाना के लिए, ए राइड ड्यू टू केयर बट मार्चेस टू, उससे कहीं और चला गया, द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स इन द ए लेवल, तो जो रास्ते के लिए जाना था उस रास्ते से कहीं और ले गया तो वो नुकसान है। इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि सामान मिक्स हो जाता है, तो उसने बोला मिक्सेस, अगर बैंक मिक्स कर देता है उस सामान को अपने सामान के साथ, ठीक है, द बेलर एंड द बेली shall have an interest in proportion of their respective share in the mix thus produced, तो उसमें क्या होता है कि अब उसमें कुछ मान लिया उस सामान से कुछ प्रोडक्शन हुआ, तो जितना प्रोपोर्शन में उसने मिक्स किया है उतने का मालिक बेलर होगा। If the bailey without the consent of the bailor mix the goods of the bailor with his own goods and the goods can separated or divided, the property of the goods remain with the parties respectively. The bailey is bound to bear the expenses separate. Means उसने मिला दिया, तो मिले हुए सामान को, मिक्सचर को सेपरेट करने का खर्चा फिर उसको बैंक वाले को देना पड़े। बैंक को मैं बेली यूज मान रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसने कहा कॉटन है, पर्टिकुलर मार्क की है, और बी विदाउट कंसेंट क्या करता है, मिक्स कर देता है, ठीक है, अपने उसमें डिफरेंट मार्क में, ए इज एंटाइटल्ड टू हैव द 100 sacks रिटर्न एंड बी बाउंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो सैक्स एंड द इंसिडेंट, जो भी डैमेज हुए इसको करता है, ठीक है। A bailey, without the consent of bailor, mix the goods of the bailor and his own goods in such a manner that it is impossible to separate. अगर वो मान लिया उसने क्या करा, अपने दूध में उसका दूध मिला दिया, तो उसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो उसमें क्या बोलता है, वेल फ्रॉम द अदर गुड्स एंड डिलीवर देम बैक, द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड, जो भी नुकसान बोलेगा देना पड़ेगा। जैसे आटा को मिला दिया दूसरे आटे से, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ द बेली विद रिगार्ड टू द गुड्स, जो बेली जो सामान लेता है उसमें क्या ड्यूटी है उसमें, तो उसमें बोलता है एक तो रिटर्न करने की ड्यूटी है, जब काम पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो रिटर्न करना है। बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिटोरेशन ऑफ द, वो कोई भी अगर उस सामान में लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटोरेशन होता है तो सामान ना लौटाने से, तो वो भी जिम्मेदार होगा बैंक। इफ द एब्सेंस ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट कंट्रेरी, कुछ ऐसा अपवाद ना हो, कुछ ऐसी अलग बात ना लिखी हो, तो बेल इज बाउंड टू डिलीवर द बेलर एंड इंक्रीज द, और उससे होने वाले फायदे को भी बैंक जो है उसको वापस करेगा। ए लीव्स ए काव इन ए कस्टडी टू बी एग्री टू, उसमें क्या है, काव ने एक बच्चा दे दिया उधर, ठीक। राइट ऑफ बेली विद, और अभी तो ड्यूटी की बात हो रही थी, अब उसके कुछ अधिकार हैं बैंक में, क्या है उसने, कि अगर उसे कोई भी लॉस होता है विच मे सस्टेन बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट टू रिसीव बैक द गुड्स, तो कई बार क्या होता है कि जो बेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर बेली को कोई लॉस हो जाए, if the bailor has no title to the goods and the bailey in good faith deal, अब कई बार क्या होता है कि बेलर जो है उसका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी
वो गुड फेथ में डिलीवर कर देता है, तो उसको वापस लेने का अधिकार है। तो उसने बोला हुआ डिलीवर्स देम टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर द बेली इज नॉट, और अगर वो गलती से कहीं गुड फेथ में बेलर के कहने पे सामान को कहीं और डिलीवर कर देता है, तो बेली जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो जो है उसके कहने पर उसने डिलीवर किया था। इफ द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरीड टू हैव द वर्क डन अपॉन द, उसमें कुछ काम कराना है, तो बेली इज टू बी रिसीव नो रेमुनेशन द बेलर शैल रिपे, तो उसमें कुछ काम कराने में जो खर्चा आएगा वो कौन करेगा, वो बेलर उसको रिपे करेगा बेली को। बैंकर्स लियन, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे जरा। बैंकर्स का लियन क्या होता है? इफ बेली हैज रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर, अगर उसने कुछ लेबर या कुछ उसमें काम कराया उस सामान में, जिस सामान को आपने बेल किया हुआ था, तो उसको जब तक उसका पैसा वसूल नहीं हो जाएगा ड्यू रेमुनरेशन, तब तक वो उसको रिटेन करने का राइट होता है। रफ डायमंड दिया है ज्वेलर को और उसने पॉलिश करके दिया हुआ है, बीज एंटाइटल्ड टू रिटेन स्टोन जब तक वो उसका सर्विस चार्ज पेमेंट नहीं करे। ठीक है। बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर can in absence of the contract contrary retain any goods bail to him as security for a general balance of account. Others do not enjoy such right unless there is express contract in the effect. तो इसने बोला हुआ ये पावर जो है बैंकर्स लियन वाला, बैंकर को, फैक्टर को, हाई कोर्ट के अटॉर्नी को, पॉलिसी के ब्रोकर को, ठीक है, इनको ये पावर ऑटोमेटिक होती है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। चलिए अगला आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, आपको पता है कितनी यूनिट है डी मॉड्यूल में? डी 20 मॉड्यूल में कितनी यूनिट है? 28 28 यूनिट है, और कई सारी यूनिट ऐसी भी हैं जो 2-2 3-3 पेजेस की भी हैं। ठीक है, तो ये सारी हो जाएंगी, आप लोगों को पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, सब हम करा देंगे, और हमारे पास समय भी है इतना, डेली हम लोग 3-3 4-4 घंटे करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जो YouTube में बोल रहे हैं कि फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, उसका तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप करके और उसका जो पिक्सल होता है ना, पी बढ़ा दीजिए। वो कई लोग 244 पर ही देखते हैं उसको। ठीक है, और एक और तरीका है कि आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो कोर्स में चली जाती है, लेकिन लाइव क्लास के दौरान आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो जो बेलमेंट वाला आया था, उससे कहीं कहीं पर इसका रिलेशन होता है, क्योंकि प्लेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम गुड्स को लेते हैं, तो इसलिए इसका रेलिवेंसी बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो हमने ये भी बताया था आपको कि जब लोन्स देते हैं तो लोन्स देने में जो हमारा लोन के उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, तो उसमें प्लेज है आपका, प्लेज के बाद आपका जो हाई क्या बोलते हैं, एक प्लेज है, एक लियन है, और राइट टू सेट ऑफ है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या चीजें हैं इसमें, देखो। सर एक जनरल लियन का क्वेश्चन आया था सर। हाँ, जनरल जनरल लियन का सर। मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज जो आपने अपनी कस्टडी में रखी हुई है किसी पर्पज से, ठीक है, अगर उसके लिए कुछ भी वसूलना है, कुछ भी आपको वसूलना है, तो उसी को हम लोग जनरल लियन बोलते हैं। आप उसको वसूल सकते हैं बिना किसी स्पेशल एग्रीमेंट के। ये इम्प्लाइड, सर एग्जांपल जैसे
है। जैसे आपने लॉकर में रखा हुआ सामान 2 साल से किराया नहीं दे रहा हो, ठीक है, तो उसमें आपका जनरल लियन होता है यस। उन सामान पर, ठीक है। गलत गया सर मेरा। क्या डाला आपने? डिपॉजिट डाल दिया था सर। डिपॉजिट पे जनरल लियन नहीं होता है। डिपॉजिट का लियन तो प्लेज की तरह मान लेते हैं उसको। चलो आगे देखो। इंट्रोडक्शन। तो इसमें बोलता है बेलमेंट ऑफ गुड्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब ये एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है उस चीज को हम लोग प्लेज बोलते हैं। अब देखो सुनो, एक तो यह है किसी ने आपको सामान दिया, गुड्स दिया, और का इसकी सेफ्टी कर लो आप, और उसका मैं क्या दूंगा, रेंट दूंगा या फीस दूंगा। दूसरा दूसरा यह है कि दूसरा केस ये है कि आपने गुड्स इसलिए दिया हुआ है कि उसने लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर गुड्स उसने लोन के अगेंस्ट में दिया हुआ है एज ए सिक्योरिटी, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग। प्लेज। प्लेज प्लीज। बोल देते हैं। प्लीज। तो बेलमेंट और प्लेज में फर्क समझ में आया? बेलमेंट तो सामान को देना हो गया किसी पर्पज के लिए, लेकिन वही पर्पज अगर आपका लोन के अगेंस्ट सामान दिया हुआ होगा तो उसको आप बोलते हैं प्लेज। तो बेलर इज इन द केस कॉल्ड द पॉनर। और बेली, बेली हमने कौन सा वर्ड यूज किया था बार बार? बैंक। बैंक। तो बैंक इज पॉनी, ठीक है, क्लियर है। बेल, बेलर, ओ आर है दोनों जगह। इंग्रेडिएंट ऑफ प्लेज, प्लेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो प्लेज में तो उसमें बोला हुआ, एक बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू एन अनआइडेंटिफाइड चैटल, माने सामान हो गया, टू डिलीवर्ड टू द प्लेज एज ए सिक्योरिटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चैटल माने कोई भी सामान या गुड्स, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द आइडेंटिफाइड चैटल इन परसुएंस ऑफ द, उसमें क्या है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पोजीशन एक वर्ड आया है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाइड चैटल की होनी चाहिए। दूसरा, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ वैलिड प्लेज आर, पहला क्या है, प्रॉपर्टी प्लेज शुड बी एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिव डिलीवर। तो यहां पर ध्यान रखिए कि इसने एक बात बोली हुई है, यहां तो बोला हुआ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन, तो जो डिलीवरी हुई है उसका एक्चुअल पोजीशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बात और बोला हुआ है कि द प्रॉपर्टी प्लेज शुड बी एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड। और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो इस बात को बहुत जोर देके आपको बताता हूं कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है एक तरह से पेपर्स में होती है, दिखावटी डिलीवरी होती है, पेपर्स में डिलीवर होता है लेकिन वो सामान कहीं पर रखा होता है। जब भी वेयर हाउस में जो सामान रखे हुए होते हैं तो उस केस में क्या होता है, वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, उस वेयर हाउस रसीद को हम लोग प्लेज कर रहे हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। और अगर एक्चुअल सामान आपके पास आ गया है तो एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। Pawnee has only special property in the pledge, while general property remains with the pawner, wholly revert to him on discharge order। अब इसने बोला हुआ है कि Pawnee has only special property in the pledge, while general property remains with the pawner। उसने कहा स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो तो प्लेज की जाती है बैंक में, जबकि जनरल प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द पॉनर एंड होली रिवर्ट। और जो भी प्रॉपर्टी है जब आप लोन दे देंगे तो उसको डिस्चार्ज, यानी कि लोन पूरा होने पर वो चीज वापस करनी पड़ती है। मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज एंड लियन इज दैट लियन देयर इज नो पावर ऑफ सेल। लियन में आप सेल नहीं कर सकते, और डिपोजिशन ऑफ गुड्स, वेयर एज केस ऑफ प्लेज देयर इज पावर टू सेल। तो जब वहां पे इसकी बात करेंगे आप प्लेज की, तो प्लेज में बोलता हुआ इन केस ऑफ प्लेज
क्या कर सकते हैं? पावर टू सेल। इन केस ऑफ अ लियन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट। लियन में कोई भी इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता। द पर्सन एक्सरसाइजिंग द लियन हैज ओनली अ राइट टू रिटेन। लियन में उसे रिटेन करके रखना है जब तक वापस नहीं आ जाए। लियन डिसअपियर्स द मोमेंट पोजीशन इज लॉस्ट। और जैसे ही आपने वो सामान छोड़ दिया तो क्या होता है? पोजीशन लॉस्ट होते ही लियन गायब हो जाता है। एंड देयर इज नो राइट ऑफ सेल। While case of pledge, sell can be made in the event of default. A pledge is assignable. Pledge को हम assign कर सकते हैं। Pledge is assignable, लेकिन lien assignable नहीं होता। Nature of pledge. If the pawner makes default in the payment of the debt in respect of which the goods were pledged, तो उसने बोला हुआ if the pawner makes default in payment, pawner माने customer, तो उसमें क्या होगा? द पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर, केस डाल सकता है। रिटेन द गुड्स प्लेज एज ए सिक्योरिटी, उसको बेच सकता है और नोटिस देने के बाद में, ठीक है। इफ प्रोसीड ऑफ सेल आर लेस, उसका पूरा पैसा ना मिल पाए, उस कंडीशन में वो स्टिल लायबल टू पे रहता है, यानी कि बोरोवर को फिर भी देना पैसा। इफ द प्रोसीड ऑफ सेल आर ग्रेटर, तो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट। सर यहाँ प्रोसीड्स ऑफ सेल ग्रेटर का मतलब ऐसा होता है ना कि आपने लोन दिया है 50,000 का और सेल हो जाए वो 80,000 में। सेल के केस में, जी सर समझ गई सर। हाँ, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट द बेली while he is in the possession of the goods. It is important to note that in the all contract of bailment, the bailee, while in the possession of the goods, step into the shoes of the owner. Means वो एक तरह से मालिक बन जाता है। कौन? बैंक। Thus, if person were to deprive the bailee of goods by way of theft, the bailee himself would have the right to file a suit against the, तो उसमें बोला हुआ है कि कभी क्या हो जाए, if any person were to deprive the bailee of the goods by way of, मतलब वो क्या करे, बेली से सामान को चुरा ले जाए, बेली से सामान चुरा ले गया बैंक से, the bailey himself would have the right to file, तो उस कंडीशन में केस डालने का राइट किसका होता है? बेली का, बैंक का। बेली मतलब बैंक कोर्ट में जा सकता है कि मेरा सामान चुर गया। इफ एनी डैमेज आर रिसीव्ड फ्रॉम सच सूट इट वुड बी स्प्लिट बिटवीन द बेलर एंड द बेली, तो जो नुकसान होता है वो दोनों में बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर लॉसेस। मींस अगर वहां से जो रिसीव होगा सामान, मतलब डैमेज, मान लिया 50,000 आई, तो 50,000 में कितना बैंक वाले का नुकसान हुआ और कितना बेली का नुकसान, उसको हम प्रोपोर्शन में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज्ड नॉट ओनली फॉर द पेमेंट और डेट और इंटरेस्ट बट ऑल्सो फॉर नेसेसरी एक्सपेंस, मतलब पैसा दिया, ब्याज दिया, लेकिन कुछ खर्चा हुआ वो भी ले सकता है, ठीक है। Pawn is entitled to receive from the owner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. ये नए पॉइंट जुड़े हैं, पुरानी बुक में नहीं है। Where person pledges goods in which he has only limited interest, तो कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट में आपने सामान प्लेज किया हुआ, द प्लेज इज वैलिड फॉर द एक्सटेंडर, जितना मान लिया उसने एक कहा कि भाई 2 महीने तक का जो फायदा होगा उसको मैं लूंगा, तो बस वहीं तक, उसके बाद का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इफ ए थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव द बेली द यूज ऑफ पोजीशन, मतलब कोई तीसरा आदमी आकर के बैंक की उस सामान पे कब्जा जमा लेता है जो कि क्या किया गया हुआ है, उसने जैसे Pledge किया ए हुआ। है,
उसने बैंक को कुछ सामान दिया हुआ है और सी जो है बैंक से वो सामान ले जाता है, ठीक है, or does them in any injury, the bailee is entitled to use such remedy and owner of might have used to like case of the bailment means जितना अधिकार ओनर का है कोर्ट जाने का, उससे वापस मंगाने का, वही अधिकार उसको मिल जाता है। आइदर द बेलर और द बेली में ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन, और दोनों लोगों में से कोई भी केस को डाल सकता है। वो ये भी कह सकता है कि मैंने सामान बैंक में रखा था और बैंक से चुरी गया इसलिए मैं कोर्ट आया हूँ, या बैंक खुद भी कोर्ट में जा सकता है। सर लेकिन इसमें एक बात है कि बेलर भी तो बेली पे सूट फाइल कर सकता है ना। कैसे बोलना? जैसे कि सामान मान लीजिए चोरी हो गया, तो जो बेलर है जिसने दिया है वो भी तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अपने डैमेज को क्लेम कर सकता है कि मेरा वो एक हार था, वो आपने जो है बड़ा मेरा सेंटिमेंट्स जुड़े थे उससे, उसको चुरवा दिया आपने, आपकी गलती है, तो उसमें जो भी डैमेज कोर्ट तय करेगा बैंक को देनी पड़ेगी। सर लेकिन इसमें ऊपर आप एक ये भी सेंटेंस था सी में, इट वुड बी स्प्लिट बिटवीन बेलर एंड हाँ, बेली। वो ये था कि जैसे बैंक ने कोर्ट में केस किया जी और सामान पकड़ा गया, हाँ और उससे 50,000 रुपए जो है कंपनसेशन मिला बैंक को, हाँ। तो वो कंपनसेशन बैंक और उस पे दोनों पे जो जिसका सामान है उस पे बांटा जा सकता है। लेकिन अगर बेलर चाहेगा तो ना, बेलर अगर बोलेगा मेरी गलती नहीं है मैं क्यों दूं कंपनसेशन। नहीं, कंपनसेशन यहाँ वो नहीं, बैंक नहीं दे रहा है, कंपनसेशन वो दे रहा है जिसने सामान चोरी कर लिया था। ओके ओके। कोर्ट उससे कह रहा है कि भाई ये बैंक को आपने इतना नुकसान पहुंचा दिया 50,000 का, अब दो, वो वाली बात है। हाँ ठीक ठीक है। सर ये ऑर्नामेंट चोरी होने के केस में ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट चोरी होने के केस में क्या करें सर? लेकिन ये ऑर्नामेंट के केस में प्लीज और पौनी और पॉनर होगा ना, बेली बेलर तो नहीं होगा ना। बेली बेलर तो गुड्स में होगा। वो डिपेंड करता है कि उसने ऑर्नामेंट किस केस में रखे हुए हैं। अगर उसने गिरवी रखे, प्लेज करके रखे हैं, तो जी यही सर। पौनी बैंक होगा, और पॉनर जो होगा जिसका जो ओनर है सामान का वो होगा। सर इस केस में डीआईसीजीसी का कुछ रोल होता है क्या? बिल्कुल डीआईसीजीसी नहीं होता। इंश्योरेंस। डीआईसीजी सिर्फ डिपॉजिट को कवर करता है, गोल्ड को नहीं कवर करता। ओके। इसमें बताता हूं मैं, इसमें बैंक का बर्गलरी इंश्योरेंस होता है, बैंक का बर्गलरी का इंश्योरेंस सर। होता है, उसमें यस। वो जो भी जितने का पॉलिसी लिया होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर इंश्योरेंस से बैंक को नहीं मिल रहा है और कस्टमर चाहता है कि मेरा 10 लाख का था, वो मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, तो कोर्ट जो आदेश करेगा बैंक को देना पड़ेगा फिर। लेकिन बैंक सर को ये तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना कस्टमर का। है? कस्टमर का तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया सर। हाँ हुआ। नहीं, कस्टमर का क्यों खर्चा हुआ? सर उसने गोल्ड लिया हुआ है बैंक से, लोन लिया हुआ है गोल्ड प्लेस केस में। अब गोल्ड चोरी हो गया। अब चोरी तो बैंक कस्टमर से हुआ चाहता है है ना? कि उसका। यस सर, यस सर। चोरी तो बैंक में रखा हुआ ना, बैंक से हुआ है। सर ये जो जी सर। इंश्योरेंस होता है ये बर्गलरी का, वो हाँ। ब्रांच वाइज होता है या फिर सेंट्रल लेवल पे बैंक वाइज? ये बैंक की अपनी पॉलिसी रहती है। वैसे तो सेंट्रल लेवल पे कराते हैं, सेंट्रल क्या रीजनल ऑफिस लेवल पे करा देते हैं, ठीक है। अब ये बैंक की पॉलिसी होती है अपनी। कुछ बैंक सेंट्रलाइज कराते हैं, कुछ बैंक कहते हैं ब्रांचों से कहते हैं करवा लो। अधिकतर रीजनल ऑफिस लेवल पे चलती है बात है। यदि नहीं हुआ सर तो बैंक का तो नुकसान हो गया इतने रुपए से, है ना? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई। आपने आपकी आप एज ए पॉनी, एज ए Yes. बेली, आपकी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उसका सामान सिक्योरिटी के लिए ले रहे, सिक्योरिटी के लिए लो। अगर उसको वापस करना है तो दो उसको, वही सामान चाहिए ना उसे, तो अपना सामान। यस सर। ठीक है। ओके। सर पैसा देगा कि ऑर्नामेंट देगा बैंक? ऑर्नामेंट कहाँ से बना के लाएगा? पैसा देगा उसका जितना पैसा बनेगा। कंपनसेशन होगा।
कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट क्लेम करेगा, कोर्ट बताएगा भैया कि ये इनके दादा परदादा का था, अब ये बड़े दुखी हो गए हैं, इसके लिए आप उसकी कीमत तो दोगी और उसके साथ 5 लाख रुपए का इनको मेंटली वो दोगे, मेंटल जो उन्हें परेशानी हुई उसको भी सॉल्व करोगे आप उसकी। कस्टमर को तो फायदा ही हो जाता होगा सर। बस वही दुख होता है कि मेरे दादाजी का था। सर चलो आगे देखो, अब आ सर गया वो मेकिंग चार्ज नहीं कॉन्ट्रैक्ट देते ऑफ सर बैंक। एजेंसी। तो एक और कॉन्ट्रैक्ट निकल के आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब जहां पर आप किसी के लिए एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एजेंसी का मतलब क्या होता है इसके, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, ठीक। तो इसने बोला हुआ अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। एजेंट क्या होता है? अ पर्सन एम्प्लॉयड, जिसको आप एम्प्लॉय करते हैं कुछ काम करने के लिए, दूसरे आदमी के लिए कुछ काम करने के लिए, और रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई मेरी तरफ से तुम चले जाओ, ठीक। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन इज कॉल्ड, और जिसके लिए काम किया जा रहा है वो प्रिंसिपल होता है। बैंक कलेक्ट वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक क्या बन जाता है यहाँ पे? एजेंट। एजेंट। और चेक होता किसी का है, वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजेंसी, द एक्चुअल टेस्ट ऑफ एजेंसी इज एज फॉलोज, the person should be authorized to do an act for a person in such a manner as to bind that person to make him answerable for such act done on his behalf। अब उसने बोला हुआ है कि उसने अथोराइज किया कुछ काम करने के लिए, किसी तरीके से, किसी मैनर से कोई काम करने को लेगा, और उसने उसको आंसरेबल भी बना दिया, ठीक है। The agent creates contractual relations between two separate persons when he enters in the contract on behalf of the one of the party। तो दो डिफरेंट बंदों से वो कॉन्ट्रैक्ट में बना, एक तो जिसको उसने काम करने को दिया कि भाई मेरा ये काम करवा देना, और दूसरा वो जिससे वो जाके काम कराएगा, वो दोनों लोग, ठीक है। नॉर्मल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिट वो सारे उसमें अप्लाई होंगे। The contract between the principal and the agent is a contract in itself and that is also governed by the normal rule। Person to be major sound, और जो वो करेगा वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। कंसिडरेशन, अब यहाँ पे देखो, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में जिसे कहा अरे भैया जाओ ये जरा मेरा काम करा देना, अब वो उसके बदले में कुछ देगा या नहीं देगा, दोनों तरह चल सकता है। ये बात समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। मतलब बिना कंसिडरेशन के भी वो काम हो सकता है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी ऑफ एजेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। अब एक्सप्रेस और एक्सप्रेस में तो लिखा हुआ है कि आप ऐसा करेंगे, सुबह 10 बजे ये कर देंगे, रोजाना 10 से 2 करवा देंगे। इम्प्लाइड क्या है? उसकी अथॉरिटी है कि अगर कुछ ऐसा नुकसान हो जाए तो उसको वो मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या बोला? एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज गिवन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, स्पेशली कहा गया या लिखा गया। एन अथॉरिटी इज सेड टू एम्प्लॉयड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, किसी कंडीशन में कुछ निकल के आ गया, उस समय ऐसा करना जरूरी था। जैसे आप एक एजेंट है, आप एक एजेंट हैं और किसी का सामान लेके जा रहे हैं, रास्ते में बारिश आ गई तो सामान भीग सकता है, उसके लिए आपको छाता खरीदना पड़ गया, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। लिखा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में कि छाता मत खरीदना, ठीक है, लेकिन जरूरत थी, ठीक। तो उसमें क्या है, वो ए ओन्स ए शॉप इन मुंबई, ही लिव्स इन दिल्ली, और वो जाता है, द शॉप इज मैनेज बाय बी, बी इसको मैनेज करता है। He is in habit of ordering goods from C in the name of A from the shop and makes payment। B has implied authority to B order the goods and C in the name of the C। तो उसने बेसिकली उसने मैनेज करने के लिए रखा, तो मैनेज करने के लिए रखेगा तो भैया सामान खरीदना और बेचना तो करेगा। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी,
An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful things which is necessary. In order to do such act, an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful things. तो उसने बोला हुआ कि every lawful things necessary to conduct the business. कोई भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वो सारा काम वो करवा सकता है. ठीक है. एज एम्प्लॉयड बाय बी जो है मालिक है और कहीं और रहता है. टू रिकवर एट मुंबई ए डेट ड्यू टू, बी से पैसा लेने को काम देता है. ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पज. तो उसे कोई लीगल प्रोसेस करना पड़े तो उसको रिकवरी करने के लिए वो करेगा द डेट एंड मे गिव द वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम. और जरूरत पड़ने पर जब पैसा वापस आ जाएगा तो उसको डिस्चार्ज भी दे सकते हैं. एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी, जो मैंने छाते वाली बात बताई थी. ठीक है. उसको सारे काम करने की परमिशन होती है कि उसे लॉस से बचाना है उसे. व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट किसी और को डेलीगेट कब नहीं कर सकता. मीन्स आपने किसी को काम दिया ए को, ए ने बी को दे दिया, तो उसके लिए बता रहा है यहाँ पे. एन एजेंट कैन नॉट एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हेन ही हैज अंडरटेकिंग द परफॉर्म पर्सनली. जब उसने कहा कि इसको वो प्रॉमिस करा, आई मिस्टर सो एंड सो प्रॉमिस टू परफॉर्म दिस, उस कंडीशन में वही करेगा. अगर वो लिखता है इन केस आई विल बी ऑन लीव देन ही विल मैनेज द, तो अगर वो कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. A sub agent may be employed if custom of trade and nature of agency. अगर वो काम ऐसा है जिसके लिए, मान लिया उसने कहा कि गांव-गांव जाके सामान बेचना है और एक दिन में 3 गांव में जाना है और एक ही समय पर जाना है, तो उसको डेफिनेटली फिर कोई सब एजेंट हायर करना पड़ सकता है. सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट. The agent is responsible to the principal for the acts on the sub-agent. The sub-agent is responsible for his acts to the agent, but not to the principal, except in case of fraud or willful. तो यहाँ बोला कि सब एजेंट जो होगा रेस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के लिए एजेंट को. जो एजेंट के लिए काम कर रहा है तो कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी करेगा तो एजेंट को वो पूरा करना पड़ेगा, बट नॉट द प्रिंसिपल. इसको समझ लीजिए ना. ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो बी सी जो है बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए के लिए नहीं है. बी जो है ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ए जो है सीधे सी को कुछ नहीं कह सकता और ऐसे ही सी सीधे ए को कुछ नहीं कह सकता. राइट ऑफ पर्सन हैज टू एक्ट डन ऑन हिम विदाउट हिज अथॉरिटी. अब मान लिया कुछ उसने बिना अथॉरिटी के काम कर दिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है और ये क्वेश्चन जनरल लैंग्वेज से अलग में है. क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन का मतलब होता है पोस्ट फैक्टो, मीन्स बाद में रजामंदी. मीन्स कोई काम अभी तो नहीं करने को बोला था, लेकिन वो किसी हालातों में वो काम करा. तो अगर वो काम कर दिया किसी तीसरे आदमी ने, तो पहला वाला जो फर्स्ट बंदा है वो कह सकता चलो कर दिया ओके. अगर उसने उसे ओके कर दिया उस काम को, तो इसका मतलब सही हो गया सब कुछ. तो इसने बोला हुआ राइट ऑफ ए पर्सन एज टू एक्ट्स डन फ्रॉम हिम विदाउट हिज अथॉरिटी. तो विदाउट हिज अथॉरिटी अगर उसने कोई काम कर दिया तो वहां पर क्या उसके राइट होते हैं. इफ एक्ट्स आर डन एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, द प्रिंसिपल में इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसोन द. वो कह सकता है ओके, वो कह सकता है नॉट ओके. इफ ही रेटिफाई देम द सेम इफेक्ट. अगर उसने हाँ कही सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा. ठीक है. रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, मीन्स लिखित रूप में या इम्प्लाइड भी हो सकता है कि हाँ इन कंडीशन में उसने हाँ कह दिया. इन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन
अब A without authority buy goods for B after B sells them to C on his own account. B conduct implies a ratification. Means मान लिया A है, A ने B के लिए कुछ सामान खरीदा और B ने ऐसा कहा नहीं था, लेकिन उसने खरीद लिया और खरीदने के बाद B ने उस सामान को सेल भी कर दिया। इसका मतलब वो बिना लिखे हुए ये मान गया कि जो सामान मेरे लिए मना था खरीदना उसको मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली क्या कर रहा हूं, एग्री कर रहा हूं। ठीक है, सर वो एग्री नहीं भी कर सकता है ना। हाँ, बैंक वाला कोई एग्जांपल देके समझाओ ना, ये एजेंट वाला। अभी समझाता हूँ। आपने पूछा कि बैंक वाला एग्जांपल देख लेता हूँ ना। बैंक वाले एग्जांपल को बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, एक कस्टमर है, यहाँ देखिए एक कस्टमर है, उसने बैंक में अकाउंट खोल रखा है और एक चेक बैंक के पास आ जाता है कस्टमर का और बैंक जो है उसे कलेक्शन करा देता है। ठीक है, और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और कस्टमर उस अमाउंट को डेबिट कर देता है, यानी कि निकाल लेता है। इनिशियली कस्टमर ने उस चेक का कलेक्शन करने की अथॉरिटी बैंक को नहीं दी थी। ध्यान से सुनना इस बात को। मींस कस्टमर ने वो चेक बैंक को नहीं दिया था, कस्टमर का कहीं गिर गया और कस्टमर का वो चेक बियरर चेक था, किसी ने जमा कर दिया कहां पर, बैंक में। एजेंट कौन है इसमें, बैंक। बैंक है। यानी एजेंट ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि कस्टमर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी और बैंक ने वो चेक कलेक्ट करके कस्टमर के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और उस अमाउंट को कौन, वो कस्टमर क्या कर ले गया, डेबिट निकाल ले। ठीक है, तो एजेंट ने वो काम किया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था।
एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं था। लेकिन अगर बैंक ने वो काम कर दिया और कस्टमर से कहने लगा कि अब आप क्या दे दो, इस काम की क्या दे दो, क्या लिखा है मैंने, कमीशन, कंसेंट दे दो, कंसेंट, और वो उसने कंसेंट नहीं दी, लेकिन उसने उस पैसे को क्या कर लिया, निकाल लिया, खर्च कर निकाल दिया। लिया। अगर उसने उस Withdraw. पैसे को निकाल लिया तो उसने कंसेंट, कौन सी वाली कंसेंट दे दी, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड। और अगर वो कंसेंट लिख करके देता तो कौन सी वाली देता, एक्सप्रेस वाली। ठीक है, चलो आगे देखो। ये जो सामने स्क्रीन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, कितने मार्क्स का, 2। नीट जिसको आ रही है, आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग थके हुए भी हो सकते हैं। सर 2 दिन के सर नहीं सर। हाँ बस इसके बाद छोड़ दूंगा मैं। मुझे आप पर दया आती है। थैंक यू सर सर। ऑफिस में भी मार्च के टाइम में छुट्टी नहीं मिलती है। पर मैं जब देखता हूँ मैं अपने आप पर दया नहीं कर पा रहा, तो आप पर क्या दया होगी मुझसे। नहीं सर, पढ़ाना में एक पैसा पढ़ाने में मजा आता है। सर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ना तुम्हारे सर ना पुतिन की तरह हो रखे हैं, छोड़ते ही नहीं। पास करवाते ही छोड़ेंगे। और पुतिन के पास तो बहुत सारे हथियार हैं, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है आपको ये है ना। डराने का। चलो हाँ, मैं ये बोलता कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको पहले समझते हैं कि क्या, थ्योरेटिकल समझते हैं पहले। डेल क्रेडर एजेंट, ये मैं पॉज क्यों दे रहा हूं पता है इस बात पे। एक क्वेश्चन आएगा इसलिए दे रहे हैं। क्वेश्चन आएगा और आपको कम से कम थोड़ा याद रह जाए। डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। डेल क्रेडर एजेंट इज वन हु, in consideration of extra remuneration, call Del Credit Commission undertakes that person with whom he enters into the contract of principal behalf will be in a position to perform their duty. It is necessary that before a person can claim to be Del Credit agent, he must have brought about the contract in question. क्या समझ में आया? ऐसा कोई एजेंट जो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन के लिए वो करता है, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन में किसी को रखा जाता है, तो उसको हम डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं। और वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो ड्यूटी परफॉर्म करता है। इट इज नेसेसरी दैट बिफोर ए पर्सन can claim to be Del Credit agent, he must have brought about the contract in question. और उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये आपका काम किया है, हालांकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, लेकिन ये जो काम आपका हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी एक तो हुआ मेन एजेंट, और उसको काम करने के लिए एक एडिशनल एजेंट जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था,
लेकिन उसकी वजह से आपका काम हुआ, तो वो अपना जो क्लेम कर रहा है या उसको जो हम एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर एजेंट बोलते हैं। आई थोड़ी थोड़ी सर समझ में आई? एक सर बार ये और बताइए तो। सर फिर से कराओ ना। तो ये एक सब बार और एजेंट मतलब जो एजेंट हमने रखा था ना, उसने एक और, उसके साथ ही एक और एजेंट आया जिसने ये काम कंप्लीट किया, हाँ, तो वो अलग से पेमेंट ले रहा है वो ना। अलग से एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, तो उसको हम एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट देंगे होता सर है उसको। पेमेंट? सर ये पेमेंट और हम कौन क्यों दे करें? रहा है? वो एजेंट ही देगा ना? नहीं, प्रिंसिपल देगा। प्रिंसिपल का तो सर कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फिर भी देगा। सर तो ऐसे जैसे कि बैंक का लोन रिकवरी केस में ये होगा क्या वैलिड? हाँ वहां ये पर हो होगा ही। सकते हैं, वो एक एजेंट, एक्स्ट्रा एजेंट आया जो ये काम करा रहा है आपसे और आपका काम जो कर रहा जो डराने के लिए रखते हैं आपसे। है। ठीक है, अगर इतना भी आप लोग सुन रहे हो ना, तो आपका वहां क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इतना भी आप सुन रहे हैं। ठीक है, अब टर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन कैसे एजेंसी, पूछ सकता है सर इस टॉपिक से, हेल्क्रेज एजेंट से? वो केस बना देगा, वो पूछेगा इसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, बोलेगा प्राइमरी एजेंट, दूसरा बोलेगा सेकेंडरी एजेंट, तीसरा बोलेगा डेल क्रेडिटर एजेंट, पांचवा बोलेगा प्रिंसिपल एजेंट, ऐसे करके कुछ। मतलब सर सब एजेंट एजेंट से पैसा मांगेगा और एजेंट फिर प्रिंसिपल को मतलब मांगेगा, ऐसा होगा ना? या सीधा ही जाएगा वो प्रिंसिपल के नहीं, पास? सीधा भी जा सकता है। उसने कहा जैसे अपना कॉल हाउसिंग लोन का अलग से सर जो डील लेके आते हैं ना, वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से कमीशन ले लेते हैं ना डायरेक्ट। वो भी एक एजेंट ही तो है, वो भी आपके सेलिंग हाँ, सो एजेंट। वो बैंक से नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हेड ऑफिस से ही कमीशन लेते हैं। हाँ, तो वो तो एजेंट से वो ही तो बैंक से ही लेते हैं, वो चाहे हेड ऑफिस से ले हाँ, चाहे आपसे ले, वो तो तो एक ही बात है। वो प्रिंसिपल से तो नहीं लेते ना सर उस केस में? कहाँ लेते हैं? नहीं नहीं, प्रिंसिपल से ही लेंगे ना। मतलब प्रिंसिपल का बाद में मतलब बोल जो रही जिसका कि काम बाद हो रहा है, अल्टीमेटली काम किसका हो रहा है। बैंक से ही तो ले रहे हैं फिर वो। एक लाइन पढ़ो जरा, एक बार दोबारा पढ़ो जरा। बैंक तो एजेंट है ना सर? बैंक लोन वाले में कहाँ एजेंट होता है भाई? लोन वाले में तो वो एजेंट को रखता है। A Dell Trader agent, one who, in consideration of extra remuneration called Dell Trader Commission, undertakes that person with whom he enters into contract on a principal's behalf। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है और वो एक एक्स्ट्रा रेमुनरेशन लेता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि मेन एजेंट के बाद मेन एजेंट प्लस एक और सप्लीमेंट्री एजेंट मान लो। एक तो काम कराने के लिए एजेंट रखा ही रखा आपने, लेकिन एक सप्लीमेंट्री एजेंट रखा हुआ जिसको आप अलग से पेमेंट कर रहे हैं कुछ। मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, देखो आप लोगों की रिकवरी नहीं होती तो आप क्या करते हैं? एजेंट आरसी करते हैं। अरे तहसील में आरसी भेजते हैं, आरसी नहीं समझते? हाँ सर। रिकवरी सर्टिफिकेट भेजते हैं ना। आपने क्या करा, आरसी भी भेजी और एक एजेंसी भी हायर कर ली, तो उसने बोला कि मुझे पेमेंट अलग से चाहिए। तो आप जब रिकवरी होती है तो आरसी वाले को भी 10% दे रहे हैं और एजेंट वो भी जो मांग रहा है वो भी दे रहे। ठीक है, चलिए अब इतना है, याद तो रहेगा। चलो, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड कब हो सकती है? जब प्रिंसिपल खुद रिवोक कर दे, एजेंट गिविंग अप कर दे, बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीट, जो काम था वो पूरा हो जाए, और प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग एन अनसाउंड, उनमें से कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए या मर जाए,
द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड और या वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सर अगर एजेंट गिविंग अप कर दे तो भी हाँ टर्मिनेट हो आगे जाएगा। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, वो काम नहीं करेंगे। नहीं तो टर्मिनेट हम दूसरा एजेंट रख लेंगे, ये भी तो हो सकता वो है। आपके ऊपर है, रखो या ना रखो। एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग ए प्रिंसिपल बिजनेस, तो प्रिंसिपल्स का बिजनेस जब वो कंडक्ट करता है, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन, जैसा उसने कहा था वैसा करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, जैसी रीति रिवाज है, जिस तरह से बिजनेस चलता है उसी तरह से करना है। विच प्रिवेल्स ऑन डूइंग बिजनेस ऑन द सेम काइंड ऑन प्लेस, ऐसा बिजनेस जैसा उस स्थान पर उस बिजनेस के लिए जैसा और लोग कर रहे हैं उसी तरह का काम करने के लिए अथॉरिटी है उसको। इफ द एजेंट एक्ट अदरवाइज और लॉस हो जाए तो वो लॉस का कंपनसेशन करना पड़ेगा। ठीक है। एजेंट्स अकाउंट, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जब कहेगा भैया बताओ कल कहाँ कहाँ गए थे उसकी डिटेल दो तो देनी पड़ेगी। राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट, तो कई बार क्या होता है कि वो जो एजेंट है वो डील कर रहा है ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना अपने अकाउंट में डील कर रहा है, तो उसने बोला हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल द प्रिंसिपल में रेपुडिएट द ट्रांजेक्शन, मीन्स उनको वो क्या कर सकता है, नॉट एक्सेप्ट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, डिनाई कर सकता है। इफ एनी मटेरियल फैक्ट हैज बीन डिसऑनेस्टली कंसील्ड फ्रॉम द एजेंट और डीलिंग ऑफ एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेज टू हिम, अगर कोई ऐसा काम करेगा जो उसने मना किया था तो वो करता है तो उसको मना कर सकता है कि भाई ये काम मेरा नहीं है। व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू, कई बार क्या होता है एजेंट का पैसा देना है तो क्या करेगा, जो भी सामान सोल्ड हुआ है उसकी मनी को डिटेन कर सकता है कि भाई मेरा पैसा दो तब अपना पैसा दे आना। एजेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस इफ हिज, अगर वो गिल्टी मिसकंडक्ट कर लेता है तो उसको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो नहीं मिलेगी। एजेंट्स का लियन होता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी, अगर एजेंट की सैलरी वगैरह कुछ पेमेंट ड्यू है तो प्रिंसिपल का अगर कुछ सामान है तो उस सामान को अपने पास रख सकता है, जैसे कि बैंक लॉकर का रेंट में करता है। एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, अगर उसने कोई लॉफुल एक्ट किया हुआ है तो प्रिंसिपल को उसको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, यानी इंडेमनिफाई किया हुआ उसने। अब वो चाहे कैसी हो, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तो भी है, नहीं भी लिखा हुआ है और उसने कोई काम आपके लिए कर दिया और उसका कोई नुकसान हो गया तो आपको देना पड़ेगा। एजेंट टू बी इंडेमनिफाई अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस एक्ट ऑफ द डन और गुड फेथ, तो वो क्या है कि अगर गुड फेथ में कोई काम किया हुआ है तो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। गुड, ये ऊपर वाली तो बोला उसने लॉफुल एक्टिविटी और नीचे बोला गुड फेथ में, तुम्हारी भलाई के लिए अगर कोई काम कर रहा है और उसमें कोई वो उसका पैसा बनता है तो देना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंसिपल इज लायबल टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन गुड फेथ दो इट में कॉज एन इंजरी टू द राइट ऑफ थर्ड, चाहे उसकी वजह से तीसरे को नुकसान भी हो जाए तब भी वो करना। फ्रॉड बाय एजेंट, ए प्रिंसिपल इज लायबल टू एजेंट फ्रॉड, क्यों, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे काम हुआ है विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, जितना उसको अथॉरिटी थी। अगर मान लिया उसको कैश रिकवरी की अथॉरिटी थी, कैश रिकवरी की अथॉरिटी थी और 50,000 तक की थी और वो ले आया 70,000 रुपए, तो 50,000 तक का तो कंपेंसेशन बैंक दे देगा लेकिन 20,000 का नहीं देगा। ठीक है। चलो आज जो है इतना ही हम कर रहे हैं, आप लोग अगर आराम करेंगे कर लीजिए। और मॉर्निंग का सेशन कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल में कुछ अच्छी चीज चलती है तो उसका बेनिफिट उठाएं।
हमें इस बात से कभी कोई शिकायत नहीं रहती कि आप किसका चैनल देखते हैं, किसका करते हैं। अगर आपको लगता है आपको कुछ गेन मिल रहा है तो जरूर, आप बिल्कुल स्वतंत्र है इस बात के लिए, इसमें हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। जो YouTube में NSG ने आंसर बोला हुआ है तो उसका आंसर हम भी देते हैं। बिल्कुल, आप अगर 150 पूरे कर लेते हो तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ से मतलब नहीं होता है। इनका मतलब ये रहता है कि एक ही बार में तीनों पेपर पास करने हैं, बस, ठीक है। चलिए फिर रेगुलर मिलते रहेंगे क्लासेस में हम। टिल देन सर कल कितने बजे से क्लास होगी सर? इसी तरह रखेंगे।